Hello students, in today's session we'll be learning some of the aspect of Newton's law, Newton's first, second and third law, and afterwards we'll be learning moment of force, which is also called as torque. And this is also this is one of the effect of force, which is also called as turning effect. The force can also produce turning effect within the body. So in this session we'll be learning all about these things. Okay. Now let me just talk about what is Newton's first law. Newton's first law says a body continues to be in a state of rest or uniform motion unless it is acted upon by some external force to change its state of rest or uniform motion in a straight line. So इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज आई हैव टेकन दिस बॉडी विच इज़ एट रेस्ट, ये हम अर्लियर भी पढ़ चुके हैं, हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं द सेम थिंग्स, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप अप्लाई करो फोर्स तो इट विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट अपना स्टेट चेंज कर देगा. सो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अगर वो कंटिन्यूस मोशन में है और फोर्स अप्लाई करो इस पर, तो अगेन ये अपना यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज कर देगा. तो दैट मीन्स कि इट विल एक्सेलरेट, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. अगर ये अपोजिट लगेगा फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो दैट मीन्स इट्स स्पीड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसेलरेटेड मोशन. ठीक है, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं. सो दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये हम आप पहले भी पढ़ चुके हो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, ये एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको. लेट मी जस्ट डिस्कस सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया का मतलब होता है द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. तो दैट मीन्स कि अगर वो रेस्ट में है तो उसकी एबिलिटी रहेगी रेस्ट में ही रहने की. सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो दैट मीन्स कि वो रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही टेंडेंसी है उसकी रहने की. तो हायर वुड बी द मास, हायर वुड बी इट्स इनर्शिया. तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए. ठीक है, अगर वो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए इस पे, एंड इट विल चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. सो दैट मीन्स कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दो तो वो रेस्ट का स्टेट चेंज कर देगा और यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज कर देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. एज द डेफिनेशन सेज, it is the force acting on that any particular body is directly proportional to rate of change of momentum, and this change in the state of rest or the change in the state of momentum always takes place in the direction of force applied. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर एक बॉडी पहले से रेस्ट में था, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा? तो सबसे ये अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर देगा. ठीक है, तो एक टर्म आपका यहाँ पे आ रहा है मोमेंटम, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना बहुत जरूरी है. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम ओवर हियर, व्हिच इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, दिस p is equal to p is nothing but momentum, which is a product of mass and to velocity. Momentum means it is a if any certain body which is having velocity v, अगर ये m मास का बॉडी है, v वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसका मोमेंटम होगा प्रोडक्ट ऑफ इसका मास एंड वेलोसिटी, दैट इज m इंटू v. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी. कितना मोशन है इस बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. ठीक है, सो आप फोर्स अप्लाई करोगे, अगर वो रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो दैट मीन्स कि इसका इनिशियल मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो. ठीक है, अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी वेलोसिटी गेन करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज कर जाएगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो द चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. सो एज यू कैन सी, द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. इन दिस पीडीएफ यू कैन इजीली सी. ठीक है, सो हमने फोर्स अप्लाई किया इस पे, धीरे धीरे ये मोशन में आया और इसका मोमेंटम इंक्रीज होता चला गया. दैट मीन्स कि मोमेंटम इज चेंजिंग. सो दिस चेंज इन मोमेंटम इज directly this force applied on the body is directly proportional to change in its momentum, which is time rate of change of momentum. यहाँ पे dp क्या हो गया? Small change in momentum. dt is small change in
टाइम. सो एंड हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे मोमेंटम की. एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम इंटू वी. पी की वैल्यू पुट किया हमने. मास रिमेन्स कांस्टेंट. इस बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट है. मास इज नॉट चेंजिंग, सो मास हम बाहर ले लेंगे. सो यू विल गेट एन टर्म डीवी बाई डी टी. दिस इज अ न्यू टर्म. दैट मीन्स दिस इज actually this is the acceleration of the body, which is also called as rate of change of velocity per unit time. This is a new term to you, which is called an acceleration, which is nothing but rate of change of velocity. That means rate of change of velocity का मतलब acceleration is final velocity minus initial velocity per unit time. That means change in velocity. Change in velocity का मतलब final velocity minus initial velocity per unit time. ओके, सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज ए. इसी को हम ए कह लेंगे. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है एक कांस्टेंट जुड़ता है विच इज कॉल्ड के. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज कॉल्ड के. एंड दिस के इन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1. सो हम सीधा डायरेक्टली आप इक्वेशन लिए लिख सकते हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी. ठीक है, सो अब हम एक और न्यू टर्म देखेंगे हम, दैट इज इम्पल्स. उससे पहले आपको मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. फोर्स एक बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर सकता है. देखो, अगर इनिशियली वो रेस्ट में नहीं है, सपोज दिस बॉडी विच इज हैविंग मास m, एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, this body which is having a mass m and initially it was moving with a velocity vi, which is its initial speed और इनिशियल वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो तो अब इसकी स्पीड बढ़ेगी. कुछ टी टाइम बाद जाने के बाद ये कंटिन्यूसली यू आर अप्लाइंग द फोर्स. टी टाइम जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ. इट हैज गेन्ड अ वेलोसिटी वी एफ. सो इनिशियल मोमेंटम वाज एम इनटू वी आई. दिस इज इट्स इनिशियल मोमेंटम विच इज ऑल्सो कॉल्ड पी आई. सो फोर्स इज नथिंग बट and change in momentum. That means final momentum minus initial momentum per unit time. It has taken t time to reach from vi to vf. ठीक है, so that means the final momentum of this body is m into vf. तो आप क्या करोगे, final minus initial वही change होता है. so p final minus p initial is called as change in momentum of the body. so अब जल्दी से आप लिखोगे f is equal to p final minus p initial per unit time, which is nothing but m into vf minus m into vi divided by t. अब इसमें से m कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट द टर्म m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पर यूनिट टाइम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. एक टर्म आपका यहाँ पे आ रहा है दैट इज इम्पल्स. इम्पल्स क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. इस इक्वेशन को फोर्स एंड टाइम से मल्टीप्लाई करो. यू कैन रेफर दिस पीडीएफ. फोर्स एंड टाइम से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट पी एफ माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू इम्पल्स. एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, न्यूटन second, क्योंकि it is a product of force and time, so that's why the impulse is the SI unit of impulse is Newton second, which is also called change in momentum of body. क्योंकि F into T क्या होता है, P final minus P initial. ये क्या चीज हो गया, change in momentum. और मोमेंटम का SI यूनिट ऑलरेडी हम पहले आपको बताया था, विच इज m into v. सो इसका मोमेंटम का SI यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड. ओके, सो एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दैट मीन्स कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, यहाँ पे मैं फोर्स को जीरो कर देता हूँ. ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज ऑल्सो जीरो. ठीक है, सो यू विल गेट पी फाइनल्स माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो. सो P final is equal to P initial. Finally you will get this equation. इसका मतलब if an external force acting on the body is zero, या net total net force acting on the body is zero, so the initial momentum is equal to final momentum. This is called law of conservation of linear momentum. Now let us talk about third law of motion. Third law of motion says to every action there is equal and opposite reaction, and this action and reaction force always takes एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. दैट मीन्स कि अगर ये वेट mg से नीचे जाना चाहेगा, अगर मैं इसको हेल्ड करके रखता हूँ तो अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा. एक्शन का रिएक्शन विच इज नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस इज इक्वल टू mg के बराबर होगा. ठीक है, सो द एक्शन का रिएक्शन, जब तक एक्शन लगेगा, जब एक्शन लगेगा तभी रिएक्शन आएगा. ठीक है, एंड दीज एक्शन रिएक्शन फोर्स आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. वेट लगा रहा है फोर्स, this body is applying a force mg in downward direction, and this my palm is applying a force in upward direction. ठीक है, and they are in opposite in direction. Okay, so Newton's third law is an action reaction pair. So
न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको वही बताया था, एक बॉडी रेस्ट में है तो इसका एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। एंड वन मोर एग्जांपल इज द मोशन ऑफ रॉकेट। द फ्यूल इज इजेक्टेड, the rockets having fuel as well as the rockets are having lot of fuel and oxidizers inside it। ठीक है, सो वो क्या होता है, फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न होता रहता है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम इट्स नोजल। एंड अगर वो पीछे की डायरेक्शन से निकलता है, दैट द गैसेस विल कम्स आउट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, विच इज ऑल्सो दिस द बर्निंग ऑफ दिस कंबस्टिबल गैस विल प्रोड्यूस थर्स्ट प्रोड्यूस करेगा रॉकेट में एंड इट विल मूव फॉरवर्ड। तो एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एंड न्यूटन सेकंड लॉ का भी जो हमने पहले आपने पढ़ा था, ठीक है, इसके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक बॉडी पे कोई भी फोर्स लगेगा, दैट विल प्रोड्यूस अ मोशन विद इन द बॉडी। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, लाइक फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन। तो इफ आई टेक अ गन, एक गन लिया मैंने, ठीक है, and I'm firing, suppose this is a gun, ठीक है, and a bullet is coming from it. If you're triggering it and the bullet will come from it, the initial momentum of this gun was zero. Initial momentum because the जो external force is not acting on it, कोई हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं और इनिशियल मोमेंटम जीरो था। तो बुलेट का मास स्मॉल m है और स्मॉल v वेलोसिटी से आगे जाएगा, ठीक है। तो इस ये रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, दिस गन विल आल्सो रिकॉइल इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन will be in backward direction. So because the mass of this gun was heavier, so the velocity of this recoiling velocity of the gun is slow. So that's why it is preferred to have the gun should be having a higher masses, ठीक है, so that the recoiling velocity would be less. So this is one of the example of conservation of linear momentum, ठीक है। so जहाँ पे external force तो नहीं है, उसकी वजह से आप momentum produce होता है। one more example ले सकते हैं आप, explosion means if a bomb explodes, initial momentum was zero, it explodes into two different fragments. so एक fragment का velocity suppose करो m1, it is divided into two fragments, m1 and m2. initially they were together, ठीक है, bomb explode हुआ। so this m1 is moving with velocity mv1, so m1 v1, and this is moving with the momentum m2 v2 in this particular direction, and the momentum would be same, means initial momentum was zero, so the final momentum would also be zero. so this is also one of the example of law of conservation of linear momentum, ठीक है। okay, now let us talk about weight. what is weight? weight is a force with, it is nothing but a force with which a certain mass, like whose mass is like any particular body whose mass is m, it is attracted towards the center of earth. Then this is called as weight. that is the force acting on any certain body with which it is attracted towards the center of earth on the surface of earth is called as its weight. अगर इसका m मास है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, वेट कितना लगेगा, m इंटू जी, और वो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। सपोज करो आई हैव टेकन मास ऑफ 1 kg, ये 1 kg का मास है, तो द फोर्स on 1 kg mass due to the earth's gravity is called as 1 kgf force. as you can see in this pdf, 1 kgf force is equivalent to 9.8 newton. why it is called 9.8 newton? क्योंकि 1 kg पे फोर्स कितना लगेगा, 1 m into g, m is 1 kg, g is 9.8 meter per second square, तो you together you will get 9.8 kg meter per second square, which is nothing but newton. so 9.8 newton. force on 1 gram is called as 1 gram force, ठीक है। so 1 gram force is also called as 980 dyne. इसको dyne क्यों कहेंगे, क्योंकि 1 gram आप लोगे, the force on 1 gram force is m into g, m is 1 gram and g here in CJ system g की वैल्यू होती है 980 centimeter per second square. so that's why the force on 1 gram force is 980 dyne. okay, so these are the forces on 1 kgf mass and 1 gram force mass,
ठीक है. सो दीज आर द टर्म्स दैट यू नीड टू नो बिफोर कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन में ये सारे पार्ट्स आएंगे, सो दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ओके. एंड वन मोर थिंग जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. आप हाई क्लास और ऑलरेडी क्लासेस वगैरह में पढ़ चुके हो, विच इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन ऑलरेडी हमने पहली क्लासेस में भी आपको बताया था. एक बॉडी पे अगर फोर्स लगेगा एंड इट इज फ्री टू मूव, इट विल ट्रांसलेट. That means it will move in a straight line, and each and every portion of the body, each and every parts of the body will move parallel to itself. So force will also produce a motion within the body, which is also called as translational motion. And how it can produce a rotational motion within the body? देखो, अगर body if it is fixed from one particular point, ये मैंने एक body लिया and it is fixed from one particular point, and now if I apply a force, I am applying a force in upward direction, so it will rotate in upward direction. So that means you need to have a fixed pivoted point. ठीक है. एक fixed pivoted point होना चाहिए about which it will rotate. So it will rotating in upward direction. So force you are applying upward and it is rotating in upward direction. That means it is rotating from your side, it would rotate in anti-clockwise direction. From my side, it is rotating in anti-clockwise direction. Okay. So if I am applying a force from in this particular direction, so that means it will rotate like this. So the only condition in the rotational motion in this particular case is that it has to be fixed from one particular point, and such point is also called as pivoted point. As you can see in this PDF, it is called as pivoted point. And if it is and the rotation can be clockwise rotation and it can be anti-clockwise rotation. If it is fixed from this particular point, I am applying a force in this direction, it will rotate like this. So that means we can say the force can also produce a rotating effect or turning effect within the body, and it can also produce a translational effect or translational motion, that is straight line motion in one particular body. ठीक है. So as of now हम पढ़ चुके हैं कि force will produce anti-clockwise और clockwise rotation within the body. इसी clockwise और anti-clockwise rotation को हम also कहते हैं moment of force and also called as torque. ठीक है. This is the most important topic of your chapter. What is torque? देखो, और it is also called as torque or moment of force. So the turning effect of a force on a body about a axis is called as moment of force. इसका मतलब जो इसका रोटेटिंग इफेक्ट आ रहा है एक पर्टिकुलर बॉडी में विच इज फिक्स्ड, एंड जो रोटेशन इफेक्ट है दैट इज आल्सो कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट विद इन द बॉडी. दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंट प्रोड्यूस करना, दैट मीन्स कि फोर्स का rotation produce karna, that is moment of force. And in definition, if I'll go by the definition, definition says it is a product of magnitude of force and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर ये fixed है and this body will rotate from this particular axis only, इसी particular axis से rotate कर सकता है because it is not free to move from this particular point. So this is the axis of rotation. ठीक है. And you are applying a force. Suppose करो मैं force apply करता हूँ, देखो इस particular direction में apply करता हूँ force. ठीक है. So it will rotate like this. So that means कि अगर आप force apply कर रहे हो, ऊपर से apply करते हो, so it will rotate in the direction of force. देखो ये नीचे जा रहा है. ठीक है. And this would be its perpendicular distance. So it is also product of, so moment of force can be equal to product of perpendicular distance from the axis of rotation. ये इसका perpendicular distance है and जहाँ पे force लग रहा है. तो अगर मैं force यहाँ इस particular direction पे लगाता हूँ तो this would be its perpendicular distance. अगर मैं force इधर लगाता हूँ so this would be its perpendicular distance. So the perpendicular distance may also change depending upon the action of force, where we are applying the force on one particular body. ठीक है. So the and this, it is a product of, as you can see in this PDF, it is a product of perpendicular distance and force, and it can produce anti-clockwise moment of force. It can also produce clockwise moment of force. अगर मैंने ऊपर से force लगाया, ठीक है, it is moving downward. So from my point of view, it is moving in a
clockwise direction. From your point of view it is moving in anti-clockwise direction. ठीक है, so the anti-clockwise moment of force is always taken to be positive and clockwise moment of force is always taken to be negative by convention. तो आप याद रखोगे अगर कोई बॉडी अगर आपके एक्सिस ऑफ क्या कहते हैं, if it is moving in an anti-clockwise direction, so the moment of force because of this force is always taken to be positive. If it is moving clockwise, so the moment of force because of this force is taken to be negative. So that means ki the moment of force is dependent on this perpendicular distance from the axis of rotation as well as the force. अगर मैं फोर्स कम लगाऊं इस बॉडी को, अगर मेरे को रोटेट करने के लिए जितना फोर्स चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर मैं इस पे फोर्स, सपोज ग्रेविटी इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर इफ आई एम टेकिंग दिस इज आई टेकन इफ आई हैव टेकन दिस बॉल इन अ ग्रेविटी लेस container and I am moving, I am applying a force, then if I am applying a force at this particular टिप पे लगा रहा हूँ मैं फोर्स, तो इसका रोटेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम है. ठीक है, अगर मैं फोर्स इसी को सेम बॉडी को अगर रोटेट करना है, अब मैं फोर्स लगाता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को मोमेंट ऑफ फोर्स कितना चाहिए था, जो पहले वाला फोर्स है F इंटू आर, इतना फोर्स चाहिए था मेरे को इसको रोटेट करने के लिए. ठीक है, अब रोटेशन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया तो मेरे को फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर कम हो गया तो एफ ज़्यादा लगाना पड़ेगा रोटेटिंग के लिए. तो यू नीड टू नो कि the perpendicular distance play a very major role if especially when the force applied is fixed. अगर कोई फोर्स आप किसी बॉडी पे फिक्स्ड है तो perpendicular distance play a very major role. तो आप कह सकते हैं the factor affecting the moment of force or the turning effect is the magnitude of force and the distance of the applied force from the axis of rotation. And because it is a product of force and perpendicular distance, or you can say perpendicular distance into force, so its SI unit would be Newton into meter. So Newton meter would be the SI unit of moment of force. तो हमने पढ़ा कि moment of force is produced because of force, and if the body is fixed, it may produce anti-clockwise moment of force and it can also produce clockwise moment of force. Okay, now let us discuss about some of the example of moment of force. देखो मोमेंट ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं. एक तो आपको ये बताया मैंने, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है अ रॉड विच इज फिक्स्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेंच स्पैनर. ठीक है, आपने कुछ देखा होगा, रिंच इज यूज टू, एक नट को ओपन करने के लिए एक रिंच यूज करते हैं हम. रिंच का एक हैंडल होता है, आप एंड यू आर अप्लाइंग, एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, आप हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रिंच रोटेट कर जाता है. सो दिस विल प्रोड्यूस अ रोटेटिंग इफेक्ट. ओके, and now the moment of force required to move this body is force multiplied by r. So the longer would be the handle of this wrench or the spanner, so less force it is required to move this particular to rotate this particular nut. सो हम कह सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए. ठीक है, सो इसके बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक इफ़ यू हैव टू लिफ्ट अप वन स्टोन विद अ रॉड. देखो एक स्टोन को आपको लिफ्ट करना है. ठीक है, देखो एक ये अपने रॉड लिया, यहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ है, इस पर स्टोन रखा हुआ है, इसको आपको लिफ्ट करना है. ठीक है, इस स्टोन को आपको लिफ्ट करना है, तो आप इसके supporting edge, as you can see in this PDF, supporting point is here and आपने यहाँ से force लगा दिया, you are applying a force F over here and this is the perpendicular distance or you can say the length of the rod. और अब ये क्या होगा, stone will be lifted up, this will rotate, आप इधर से अपना हैंडल पे फोर्स लगा रहे हैं and this will rotate like this and the stone will be lifted up, stone lift कर सकते हैं आप. ठीक है, so that means कि अगर longer would be this perpendicular distance, the less force you are required to lift this stone. So ये this is one of the most important thing कि आपका जो perpendicular distance अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उसका turning effect ज़्यादा होगा, तो R cross F ज़्यादा होगा. ठीक है, या और you can say तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. लाइक अब
एक और एग्जांपल दे सकते हैं, टाइटनिंग ऑफ अ बॉक्स, कोई भी बॉक्स को आप टाइट करते हैं ऊपर से, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेंटर, ऊपर से लगाते हैं तो ये रोटेट कर जाता है। स्टीयरिंग व्हील में भी क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील आपको रोटेट करते हैं, फोर्स आप ऐसे लगाते हैं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड इट विल रोटेट। So the rotation effect within the body can only be produced if the body would have a net moment of force। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, किसी भी बॉडी में रोटेशन तभी आएगा जब उसके अंदर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। लाइक कि हमने जैसे पहले पढ़ा था, किसी भी बॉडी में मोशन कब होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, जब उसमें नेट फोर्स लगेगा। इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तभी ये रोटेशन में आएगा, तो दैट मीन्स कि इस पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट फोर्स एक्ट करना चाहिए। सो द नेट मोमेंट, द फोर्स विल ओनली प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन, और इसमें रोटेशन इफेक्ट अभी तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज फ्री टू मूव। और लाइकवाइज रोटेशन में नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा किसी भी बॉडी में तभी वो रोटेट करेगा, अदरवाइज रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। सो जैसे कि देखो, इफ इट इज फिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मैं 10 न्यूटन फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूं और 10 न्यूटन फोर्स इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर से भी लगा रहा हूं, तो इस वाले का इफेक्ट और इस वाले का मोमेंट ऑफ फोर्स और इस वाले का मोमेंट ऑफ फोर्स, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स वुड बी जीरो, सो दिस बॉडी विल नॉट रोटेट, ठीक है। सो रोटेशन के लिए इस बॉडी में हमेशा याद रखना, फॉर रोटेशन द बॉडी नीड टू हैव अ नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके। सो एज ऑफ नाउ हमने अभी तक मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा, थोड़ा से एग्जांपल्स वगैरह भी पढ़े, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी लर्निंग सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ कपल, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम एंड एक दो न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आपका जो फोर्थ चैप्टर का 3-4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। 2-3-4 टॉपिक्स और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको कवर कर लेंगे, ठीक है, इन द कमिंग वीडियोस में आपको कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।